सीएसआर का सेक्शन नंबर 135 है एंड रूल्स जो सीएसआर का स्टार्ट होता है 2 से लेकर 8 तक है। ओके, सीएसआर जो रूल्स है उस वो 2 से लेकर 8 तक है। तो 135 का जो सब सेक्शन 1 है सीएसआर कमेटी, ये बोलता है कि सीएसआर कमेटी में 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर रहेंगे और ये 3 और 3 से ज़्यादा डायरेक्टर में एटलीस्ट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी में, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ओके, अगर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर उसमें 2 डायरेक्टर भी रहेंगे या 2 से ज़्यादा हो रहेंगे तब भी चलेगा। ओके, तब उस केस में 3 की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 3 डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आता है कि इसमें जो एग्जेम्पशन भी है, इस सीएसआर कमेटी किस कंपनी को नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम आगे जाकर देखेंगे कि सीएसआर का कुछ एक्सपेंडिचर करने का स्पेसिफिक परसेंटेज होता है। अगर हम वो कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज लगाकर, अगर उसका एक्सपेंडिचर 50 लाख तक आता है, अगर उसका सीएसआर का अमाउंट जो है कैलकुलेट करने पर वो 50 लाख तक है, तो फिर हमको सीएसआर कमेटी के बनाने से एग्जेम्पशन मिल जाती है। ओके, सेकेंड, अगर एग्जेम्पशन मिलने का 50 लाख का एक लिमिट है, उससे अप टू 50 लाख होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड, अगर वो कमेटी का जो फंक्शन है वो बोर्ड ने डिस्चार्ज कर दिया हो, बराबर। तो ये हमारे सीएसआर कमेटी में मेनली 3 पॉइंट याद रखना है। ओके, एक तो उसमें 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। सेकेंड, अगर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा भी रहेंगे डायरेक्टर तो चलेगा कमेटी। ओके, और इस कमेटी को बनाने से एग्जेम्पशन मिली है, अगर वो सीएसआर एक्सपेंडिचर का अमाउंट 50 लाख तक है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है और उस कमेटी का फंक्शन जो है बोर्ड ने डिस्चार्ज कर दिया हो। ओके, और मई 23 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें एक पॉइंट आया था, अगर हमारे सीएसआर जो अकाउंट होता है, अगर उसमें हमारे एक्सपेंडिचर, उसमें अमाउंट कुछ भी अनस्पेंट अमाउंट कुछ भी अगर 1 रुपये भी है तो फिर वो तुमको सीएसआर कमेटी तो मतलब बनाना ही पड़ेगा। ओके, एक ही हमारा हो गया। अब आता है सब सेक्शन 2, ये बोलता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन जो हमारे अंडर सेक्शन 134 है, वो बोलता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर तुमको कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, यानी कमेटी में कौन कौन कितने डायरेक्टर है, कितने पर्सन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, वो तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन में। ये हमारा कौन सा है, सब सेक्शन 2 बोलता है। ओके, अब आते हैं सब सेक्शन 3 में। सब सेक्शन 3, ओके सॉरी, एक सब सेक्शन 1 में एक आता है स्पेसिफिक लिमिट भी है कि किस किस कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल होगा, उसमें कुछ लिमिट है। अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर मान लो कि हमारा अभी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा 23-24 है, हमारे इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 22-23 हो गया। ओके, अगर उसमें हमारा नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट तीनों में से कोई एक भी, अगर एक भी फुलफिल होता है तो हमको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, सीएसआर का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर नेटवर्थ हो गया, नेटवर्थ 500 करोड़, ये 500 करोड़ से ज़्यादा है या अप टू 500 करोड़ है, तो हमको ये सीएसआर कमेटी या सीएसआर का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है या 1000 करोड़ है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अप टू 5 करोड़ है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये जो लिमिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस चेक किया जाएगा। ओके, यानी कि 22-23 में ये लिमिट क्रॉस कर गया या अप टू इतना रहा इस स्पेसिफिक लिमिट तक, तो सीएसआर 22-23 में अगर ये लिमिट जो है फुलफिल हो जाता है तो 23-24 में एप्लीकेबल हो जाएगा। 23-24 में अगर ये जो है लिमिट जो है ये लिमिट जो है फुलफिल हो जाता है तो 24-25 में एप्लीकेबल होगा। अगर फुलफिल 23-24 में नहीं होता है तो फिर 24-25 में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये एक हमारा लिमिट हो गया। और इसमें जो नेट प्रॉफिट का एक है, इसमें नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, तो इसका जो नेट प्रॉफिट का जो प्रोविज़न है ये रूल 2 में इसको डिफाइन किया गया है। ओके, यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मतलब है कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 बट एक्सक्लूड प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच, यानी कि फॉरेन ब्रांच, कंपनी का जो फॉरेन ब्रांच है वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं होगा। जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का लिमिट था ना 5 करोड़, इस 5 करोड़ लिमिट में ये फॉरेन ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड नहीं होगा। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी इन इंडिया
कवर अंडर सेक्शन 135। अगर इंडिया में भी अगर उस कंपनी का कोई ब्रांच है या कुछ अदर ग्रुप की कंपनी है, उस कंपनीज की डिविडेंड भी इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। हमारे नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का जो लिमिट है, इसमें दो चीज़ें एक्सक्लूड किया गया है। एक प्रॉफिट ओवरसीज ब्रांच का, एक डिविडेंड इंडिया के अंदर, इंडिया का अदर कंपनी हो, उसी कंपनी का कोई अदर कंपनी हो इन इंडिया हो, ओके, तो डिविडेंड भी नहीं आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। ये हमारा सब सेक्शन 1 हो गया। अब सब सेक्शन 2 भी हमने देख लिया था। बोर्ड रिजोल्यूशन का जो है वो डिस्क्लोज करना था, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। अब सब सेक्शन आते हैं 3, फंक्शन ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी का फंक्शन क्या रहेगा? मेनली इसका 3 ही फंक्शन रहेगा। मैं इसको शॉर्टकट में पाम लिखा हूँ, PAM याद करने के लिए। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड CSR पॉलिसी एज पर शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या है? ये एलिजिबल एक्टिविटी है, मतलब CSR एक्सपेंडिचर जो करना है, किस किस एक्टिविटी में आप वो एक्सपेंडिचर जो है कर सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं, स्पेसिफाइड लिमिट है। हम जाकर ये ऊपर आएगा CSR कमेटी का एक लिमिट, ये शेड्यूल 7 एक्टिविटी, यहाँ पर हम देखेंगे टोटल, ओके। तो CSR कमेटी मेनली क्या करता है? ये रिकमेंड करता है, फॉर्मुलेट करता है CSR पॉलिसी, ओके, एज पर शेड्यूल 7। सेकेंडली, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, यानी CSR एक्सपेंडिचर है कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना है वो देखना है, ओके। रेगुलेट मॉनिटरिंग ऑफ CSR इनिशिएटिव। CSR जो है उसको मॉनिटर करना CSR कमेटी का काम है। तो इसका मेनली क्या काम रह गया? CSR पॉलिसी को फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करना, CSR एक्सपेंडिचर का अमाउंट रिकमेंड करना, और CSR इनिशिएटिव क्या है उसको रेगुलर मॉनिटर करना, ओके। ये हम आगे देखेंगे। CSR एक्सपेंडिचर जो है हम इसको रूल्स में पढ़ेंगे, CSR एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, ओके। तो हम यहाँ पर टोटल 4 है वो हम आगे देखेंगे, ओके। जो हमारा CSR कमेटी जो है रिकमेंड करेगा CSR एक्सपेंडिचर के अमाउंट, तो आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर एक्सपेंड करना है। तो ये हमारा सब सेक्शन 3 था। सब सेक्शन 4 आता है फंक्शन ऑफ बोर्ड, ओके। CSR कमेटी ने तो सारे रिकमेंड कर दिया, ओके, रिकमेंडेशन दे दिया, मॉनिटर कर दिया। उसके बाद बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड CSR पॉलिसी जो रिकमेंड किया है, CSR कमेटी ने जो पॉलिसी रिकमेंड किया है उसको अप्रूव करेगा, इस पॉलिसी को डिस्क्लोज करेगा इन बोर्ड रेजोल्यूशन, इंश्योर करेगा जो बोर्ड है वो इंश्योर करेगा, इंश्योर एक्टिविटी इन CSR पॉलिसी आर अंडरटेकन बाय द कंपनी। यानी कि CSR पॉलिसी ने जो एक्टिविटी लिया है, रिकमेंड किया है, वो इंश्योर करेगा कि वो कंपनी ने अंडरटेक किया है, यानी कि अप्लाई कर रहा है कंपनी को, ओके। ये हमारा सब सेक्शन 4 भी हो गया, ओके, डन। अब आते हैं सब सेक्शन 5। ये भी बोर्ड का ही एक फंक्शन है कि एनुअल इंश्योर करता है। बोर्ड इंश्योर एनुअल स्पेंडिंग ऑफ CSR बाय कंपनी, यानी कंपनी ने एनुअल कितना एक्सपेंड किया है CSR पर, ये हमारे बोर्ड इंश्योर करता है। सब सेक्शन 5 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये ये हमारे एनुअल स्पेंडिंग से कंपनी कितना CSR एक्सपेंडिचर करती है, एटलीस्ट 2% करेगी, ओके, एवरेज नेट प्रॉफिट। कंपनी चाहे तो 2% से ज़्यादा भी करेगी, उस पर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके। 3 years नॉट कम्प्लीटेड सिंस इंक्यूबेशन ड्यूरिंग सच लेसर फाइनेंशियल ईयर, ओके। इसका मतलब हो गया कि इस कंपनी का 3 साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में जितने नेट प्रॉफिट उसने अर्न किया है, उसका एवरेज, उस नेट प्रॉफिट का एवरेज का 2% कंपनी एलिजिबल मतलब एक्सपेंड कर सकती है मिनिमम, ओके। अगर मान लो कि इनकॉर्पोरेट ही उसका किया हुआ 3 साल नहीं हुआ है, अभी लास्ट ईयर 1 या 2 साल ही हुआ है, और ये लिमिट जो है क्रॉस कर गया है, तो उस पर तो CSR एप्लीकेबल है। तो उस केस में भी वो 2% एवरेज नेट प्रॉफिट कितने साल का लेगा? जितने साल का इनकॉर्पोरेशन हो गया कंपनी का, उतने साल का एवरेज निकाल कर वो 2% एक्सपेंड करेगा, ओके। अगर मान लो ये 2% जो है एक्सपेंड नहीं करता है कंपनी, तो क्या होगा? अगर फेल कर ले जाता है तो कंपनी इसका लायबल हो जाएगा। डिस्क्लोज रीजन इन बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में रीजन डिस्क्लोज करेगा कि फेल क्यों हो गया, वो 2% एक्सपेंड क्यों नहीं किया। ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट टू फंड ऑफ शेड्यूल 7, ओके, विद इन 6 मंथ एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 23-24 में उसको 2% जो है एक्सपेंड करना था, ओके, बट कंपनी फेल हो गया, तो उसका रीजन जो है बोर्ड डिसीजन में डिस्क्लोज करेगा, और
उसको शेड्यूल 7 का जो एक्टिविटी जो मैंने दिखाया था उस फंड में ट्रांसफ़र कर देगा फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 6 मंथ के अंदर अंदर। सब सेक्शन 6 क्या बोलता है, अगर मान लो इफ अमाउंट अनस्पेंट परस्यूंट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर मान लो कि ये जो 2% था हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट का, वो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट पे स्पेंड करना था जो कि अभी ऑनगोइंग है और उस पर वो फेल कर गया। ओके, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर वो फेल किया है, अगर नहीं स्पेंड कर पाया है, तो फिर ये ट्रांसफर इट टू अनस्पेंट CSR अकाउंट विद इन 30 डेज, फिर वो हमारा शेड्यूल 7 में नहीं जाएगा। जो हमने शेड्यूल 7 में यहाँ पर फेल कर गए थे, ओके, वो वहाँ पर किए थे 6 मंथ के अंदर अंदर। बट अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो फिर ये अनस्पेंट CSR अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट बोलता है स्पेंड इट इन विद इन 3 ईयर्स। अनस्पेंट CSR अकाउंट में तो विद इन 30 डेज ट्रांसफ़र कर दिया, ओके, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है तो फिर इसको इफेल्स 3 साल के अंदर वो स्पेंड नहीं कर पाता है तो फिर उसको शेड्यूल 7 के फंड में 3 साल के जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल 7 फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओके, एंड और ये जो ट्रांसफ़र करना था फेल हो गया था और इसको ट्रांसफ़र अनस्पेंट अमाउंट टू बी फंड शेड्यूल 7 में जो ट्रांसफ़र करना था, यहाँ पे अनस्पेंट CSR अकाउंट को विद इन 30 डेज़ के अंदर ट्रांसफ़र करना था। ये जो ट्रांसफ़र करना था और ये फेल हो गया, कंपनी ने फेल हो गया ट्रांसफ़र करने में, तो फिर इसका पनिशमेंट क्या है, कंपनी लाइबल फॉर ट्वाइस द अनस्पेंट अमाउंट, यानी कि मान लो कि जितने 1 लाख ट्रांसफ़र करना था तो उसका ट्वाइस हो जाएगा लाइबिलिटी, पनिशमेंट हो जाएगा, यानी कि 2 लाख हो जाएगा, या 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ओके, जितना अनस्पेंट अमाउंट है उसका डबल कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ओके, अनस्पेंट अमाउंट का डबल और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट का लाइबिलिटी क्या होगा, 1/10 ऑफ द अनस्पेंट अमाउंट या 2 लाख विच एवर इज लेस। ओके, ये हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। और अगर मान लो कंपनी तो फेल नहीं हुआ, उसने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर कर दिया, CSR का एक्सपेंडिचर उसने ज़्यादा कर दिया, तो क्या सेटअप मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। सेटअप अलाउ ओनली अप टू सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू द, यानी कि उस सेटअप कितने साल तक, नेक्स्ट कितने साल तक कर सकता है, 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक कर सकता है। बट इट शैल नॉट इंक्लूड सरप्लस एराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटी। ओके, CSR एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 वाला, जो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ थी उससे कोई भी सरप्लस नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक्सेस जो एक्सपेंडिचर हुआ है या सरप्लस हो गया है उसमें शेड्यूल 7 वाला जो एक्टिविटी है, CSR एक्टिविटीज है, उसका कोई भी सरप्लस नहीं होना चाहिए। ओके, उससे एराइज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, बोर्ड रिजोल्यूशन जो है पास हो जाना चाहिए। ओके, तब जाकर हम एक्सेस एक्सपेंडिचर को अगले 3 साल तक हम सेटअप कर सकते हैं। ओके, ये हमारा CSR का सारे सेक्शन 135 था। इसका जो रूल्स है, CSR रूल्स जो है 2 से लेकर 8 तक है, हम वो कल देखेंगे। ओके, ये सब सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया 135, इसका रूल्स जो है वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।